बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री FEAC बोर्ड एग्जाम्स प्रिपरेशन 2024। स्टूडेंट्स, हम 2014 का सेकंड पेपर कर रहे हैं और इसमें हमने सब्जेक्टिव के सेक्शन बी के 1 से 10 तक क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11. Define dipole moment. How does it help to predict the geometry of a triatomic and tetraatomic molecules? मीन्स कि ये आपके पास डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन है। डिफाइंड डायपोल मोमेंट तो आपके नेशनल बुक फाउंडेशन में भी है, लेकिन प्रॉपरली उससे हम ज्योमेट्री कैसे प्रेडिक्ट करते हैं अगर हमें डायपोल मोमेंट पता हो। ठीक है, तो उससे हम ज्योमेट्री कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, ये बलूचिस्तान और KPK की बुक में डिटेल में ये टॉपिक्स गिवन हैं। दैट्स वाई मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन लिख लें। द डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट। ठीक है, and it is the product of magnitude of the charge and the distance between them। अब चार्ज जो है पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू आर एंड ऐसा यूनिट्स इसके क्या हैं, कूलम्स पर कूलम्स मीटर। ठीक है, चार्ज की कूलम्स में और डिस्टेंस मीटर में। ठीक है, तो ये डिफाइंड डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा ये यूनिट्स भी आपको आने चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल अगर आ जाए तो उसमें भी आपको ये आ सकता है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव में भी कि 1 डिवाई कितने कूलम मीटर के इक्वल होता है। 3.336 10⁻³ कूलम मीटर। प्रिडिक्शन ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ अ ट्राइएटॉमिक और टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इफ द डायपोल मोमेंट ऑफ ट्राइएटॉमिक और टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल इज ज़ीरो। ठीक है, अब क्या है कि या तो आपके पास डायपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो हो सकता है या डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं हो सकता, कोई ना कोई उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो अगर डायपोल मोमेंट ज़ीरो है इसका क्या मतलब हुआ, देन दे विल हैव द सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, यानी हमारे पास ट्राइएटॉमिक या टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री सिमेट्रिकल होगी। सो दैट इक्वल एंड ऑपोजिट बॉन्ड मोमेंट्स कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ठीक है, जैसे कि अब हमारे पास एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स ऑफ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अगर सिमेट्रिकल होगा, लीनियर होगा, ठीक है, तो उसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो होगा। ठीक है, ये ट्राइएटॉमिक की आपके पास ऐसी एग्जांपल है जो कि सिमेट्रिकल है। ठीक है, और दूसरी जो है कि अगर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल ही है लेकिन अगर वो सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है, वो बेंट शेप में है जैसे वाटर है, तो उसका कोई ना कोई डायपोल मोमेंट होगा जो कि हमें शो हो रहा है यहाँ पर। इसका डायपोल मोमेंट 1.84 है। ठीक है, तो इसमें जो है वो वाटर में इनके बॉन्ड मोमेंट्स जो है वो कैंसिल नहीं हो रहे। दैट्स वाई इट हैज़ सम पोलैरिटी। तो प्रेडिक्शन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल में अगर हमारे पास, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आप ट्राइएटॉमिक और टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट ज़ीरो होगा, then they will have symmetrical geometry and the equal and opposite bond moments cancel the effect of each other। और दूसरा पॉइंट भी इसी के साथ लिख लें, if the dipole moment of the triatomic and tetraatomic molecule is not zero then they will have unsymmetrical geometry so that the bond moments do not cancel the effect of each other। ठीक है, सेम वही वाला आपने उसका ऑपोजिट करके लिख लेना है और दोनों की एग्जांपल्स अलग अलग बतानी है। ठीक है, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल जिसमें उनकी सिमेट्रिकल ज्योमेट्री अगर होगी, जैसे कि ये देखें ये सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है तो डायपोल मोमेंट इसका कार्बन डाइऑक्साइड का ज़ीरो है, और अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री होगी तो यही जो है वो बेंट शेप का होगा और इसकी देखें डायपोल मोमेंट 1.84 शो हो रहा है। इसी तरीके से एग्जांपल्स ऑफ टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आपके पास BF3 है, ठीक है, और NH3 है। BF3 की जो है वो बॉन्ड मोमेंट्स एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं और इसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो है, लेकिन NH3 जो है वो उसका बॉन्ड मोमेंट्स कैंसिल नहीं हो रहे, जिसकी वजह से उसका 1.48 जो है वो बॉन्ड डायपोल मोमेंट है। ठीक है, तो ये आपने इसको इसी तरीके से करना है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था, इसमें कोई इतना ज़्यादा मतलब मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं था कि हम इसको कहें कि हम इसको छोड़ दें या चॉइस पे छोड़ दें या ये नेशनल बुक फाउंडेशन में नहीं है तो इसको हम ना करें। तो ये सिंपल सा था कि अगर आपके पास सिमेट्रिकल ज्योमेट्री डायपोल मोमेंट अगर ज़ीरो होगा, ठीक है, तो सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होगी और डायपोल जो मोमेंट्स हैं, ठीक है, डायपोल मोमेंट्स वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं है तो अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री होगी और डायपोल मोमेंट्स एक दूसरे से कैंसिल
नहीं होंगे, ठीक है। ये वाला आपने कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ रिलेट कर लेना है। देन है क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल? एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये मैंने पर्पल में इसलिए शो किया है क्योंकि ऑलरेडी जो है वो MOT के क्वेश्चंस हम पिछले पेपर में कर चुके हैं। 2014 के फर्स्ट पेपर में 12 क्वेश्चन था, ठीक है, और उसमें हमने नाइट्रोजन का जो है वो MOT डायग्राम की थी, और वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि नाइट्रोजन तक जो एटॉमिक नंबर 7 बनता है वहाँ तक हमारे पास MOT डायग्राम में क्या डिफरेंस होगा, सिग्मा 2px जो है वो हायर एनर्जी होगा, लेकिन 8 या 8 से ऊपर जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे उनके लिए हम सिग्मा 2px को लोअर ड्रॉ करेंगे। तो अब ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के लिए हम लोअर ड्रॉ करेंगे सिग्मा 2px को। तो ये देखिए ऑक्सीजन है, इसके लिए 2 टाइम्स ऑक्सीजन की आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है ना, ठीक है, 1s2 2s2 4 हो गया, और फिर उसके बाद 5 6 7 और 8, ठीक है। तो अब 2px में आपको 2 नज़र आ रहे हैं और 2py और z में सिंगल सिंगल नज़र आ रहे हैं। तो अब एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करें, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपने राइट और लेफ्ट पे ड्रॉ करने हैं और दरमियान में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करना है ऑक्सीजन O2 का, ठीक है। तो ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर दी। अब ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है कि सिग्मा 2px जो है वो लोअर इन एनर्जी है, बाकी तो उसी तरीके से ही होगा सारा, ठीक है। तो 8 एटॉमिक नंबर उससे हायर में सिग्मा 2px लोअर होता है, ठीक है। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब हम फिल करेंगे तो हमारे पास 2s से हमने इसको बनाया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट शेल जो है वो हम MOT और डायग्राम में नहीं बनाते, फर्स्ट शेल को स्किप कर देते हैं, ठीक है। सेकंड शेल में अब हमारे पास 2s में 2 थे और 2px में भी 2 थे, ठीक है, और इस तरीके से हम इसको शो कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 6 6 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अब डालते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और फिर 7 और 8 अलग अलग होगा, फिर 9 और 10 होगा, फिर 11 और 12 भी अलग अलग होगा, ठीक है, सेपरेट। तो क्योंकि ये डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, पहले ये सिंगली फिल होते हैं और अगर इलेक्ट्रॉन बच जाए तो ये डबली फिल होते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz लास्ट फिल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और लास्ट फिल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट्स वाई ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक बिहेव करेगा, ठीक है। ये रीज़न भी आपको पता चल गई, इलेक्ट्रॉन फिलिंग भी। अब आपने इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स किस तरह थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसमें भी 2s के जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हम कंसिडर नहीं करेंगे, और 2p के जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यानी ये 6 है हमारे पास और ये 2 हैं, ठीक है। 6 माइनस 2 हम लिखेंगे, 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास आंसर आ जाता है बॉन्ड ऑर्डर का 2, और आपने यहाँ पर इसको शो भी करना है ऐसे करके, ठीक है। यानी 2 ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपके पास आ जाती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज मैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। लास्ट फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं वो आप बता भी सकते हैं, पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz, ठीक है, ये थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनर्जी, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड लेंथ। अगर ये आपको किसी भी मॉलिक्यूल की याद है तो आप इसको लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, अगर नहीं याद तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन internal energy, difference in internal energy and enthalpy, or is it true that delta E and delta H have the same value for the reactions taking place in the solution state? तो ये 2013 का फर्स्ट जो पेपर था उसमें क्वेश्चन नंबर 15 में ये हम डिटेल से कर चुके हैं, व्हाट इज एंथैल्पी एंड व्हेन डेल्टा H विल बी इज इक्वल्स टू डेल्टा E, कब होगा, ठीक है। तो ये आपने उधर से ही करना है, सिंपल। हमने यहाँ पर डेल्टा E यानी इंटरनल एनर्जी को हम डिस्कस करेंगे।
डेल्टा ई इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। और फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड और टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट। तो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू पी प्लस पी डेल्टा वी। क्यू पी क्या है, हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, और दूसरा ये है पी डेल्टा वी क्या है, वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, यानी क्यू पी जो हीट है वो आप टू द सिस्टम कर रहे हैं और वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15, हाउ कैन द एक्सटेंट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, गिव एग्जांपल्स। तो अब आपके पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है केसी, तो वो बता सकता है एक्सटेंट ऑफ यानी रिवर्सिबल रिएक्शन की, यानी कितना रिएक्शन परफॉर्म हो गया है, क्या कंप्लीट हो गया है, या इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेंडेंसी ही नहीं है, या इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। तो इसकी 3 कंडीशंस होती हैं। ठीक है, केसी की वैल्यू वेरी लार्ज हो तो वो हमें क्या बताती है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास केसी जो होता है वो जब आप एक्सप्रेशन लिखते हैं, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स लिखते हैं, तो वैसे ही आपको जनरली ये बात पता होनी चाहिए कि केसी जो है वो प्रोडक्ट्स के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप में है। ठीक है, केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, इसका मतलब होगा कि इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और अगर केसी की वैल्यू बहुत कम होगी, इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट्स की अमाउंट जो है वो बहुत ही कम होगी। ठीक है, तो ये आपको इसका रिलेशनशिप पता होना चाहिए। अब हमने एक ये जर्नल रिएक्शन ले लिया है, तो ये जब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन आपने बताना है तो आपने ये इक्वेशंस 3 जो है वो मेमोराइज करनी होंगी, तो ही आप एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन का जो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। आप जर्नल बिल्कुल ए प्लस बी करके ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि केसी की वैल्यू हमने पर्टिकुलर किसी खास रिएक्शन के लिए लेनी है। तो ये हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके HBr बनाएगा। ठीक है, तो उसके लिए ये हमारे पास इसकी केसी की वैल्यू भी आपको याद करनी है, 5.4 10⁻18। ठीक है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखें यहाँ पर हमने लिखा है कि इक्विलिब्रियम पर अगर रिएक्टेंट्स 1 मोलर हैं उनकी कंसनट्रेशंस, तो प्रोडक्ट कितना है। ठीक है, तो उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे केसी लिख के। केसी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स। ठीक है, केसी की वैल्यू डाली, प्रोडक्ट डाला, रिएक्टेंट्स का तो हमने पहले ही सपोज कर लिया था, तो दोनों 1 मोलर हैं। ठीक है, तो अब HBr का जो स्क्वायर है उसको ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.32 10⁻9 मोलर। तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि 1 के मुकाबले में 2.32 इंटू 10⁻9 का मतलब है कि 2 के बाद जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने आपने ये ज़ीरोज़ लगाने हैं। तो 1 के मुकाबले में ये वैल्यू कितनी ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, इतनी ज़्यादा बड़ी है कि इक्विलिब्रियम पर आपके पास प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स हैं। तो अब आपने एक लाइन लिखनी है, दिस शोज दैट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम, सो रिएक्शन वर्चुअली गोज टू कम्प्लीशन। यानी वो कहते हैं कि वर्चुअली ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको थोड़ी बहुत अमाउंट रिएक्टेंट्स की नज़र आ भी रही है, मिल भी रही है, तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, 99.9% बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है केसी की वैल्यू वेरी स्मॉल अगर हो। वेरी स्मॉल का मतलब है 10⁻30 में है। ठीक है, तो ये किस रिएक्शन की है, 1 × 10⁻30 नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, NO। तो अब इसमें भी हमने सपोज ले लिया कि अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम 1 मोलर है तो प्रोडक्ट की कितनी है। तो हमने केसी का एक्सप्रेशन लिखा, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स लिखे, केसी का वैल्यू लिखी। ठीक है, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स का 1 डाला, तो ये हमारे पास जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया NO स्क्वायर का, ठीक है, उसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया, तो हमारे पास आ गई वैल्यू 1 × 10⁻15। अब 1 × 10⁻15 प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट्स 1 है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पर। तो प्रोडक्ट को अगर हम सही प्रॉपर मायनों में लिखें तो 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, तो ये इतने ज़ीरोस के बाद 1 लगा है। तो क्या मतलब जब 1 के मुकाबले में ये तो अमाउंट बहुत ही छोटी है। ठीक है, तो इट मीन्स कि प्रोडक्ट बनी ही नहीं, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है लेकिन प्रोडक्ट बिल्कुल बनी ही नहीं। इस रिएक्शन की टेंडेंसी ही नहीं है कि ये फॉरवर्ड साइड पे मूव करे।
तो अब इसके लिए आप क्या लाइन लिखेंगे, दिस शोज दैट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम। ये एट इक्विलिब्रियम का वर्ड ज़रूर यूज़ करना है क्योंकि केसी की बात हो ही इक्विलिब्रियम पर रही है, ठीक है। सो रिएक्शन डू नॉट हैव टेंडेंसी टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी हमारे पास रिएक्टेंट्स ही रिएक्शन मिक्सचर में पड़े हुए हैं और प्रोडक्ट्स की अमाउंट बहुत ही स्मॉल है, 0.000 आपने देखा था 10⁻15 तक है। तो इसका मतलब है कि इस रिएक्शन की टेंडेंसी ही नहीं है कि ये फॉरवर्ड साइड पे मूव कर सके, टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और लास्ट में Kc इज़ नाइदर वेरी स्मॉल नॉर वेरी लार्ज। तो अब ये 0.36 कौन से रिएक्शन का Kc है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये N2O4 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है N2NO2 में, ठीक है। तो अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 लेते हैं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स लिख के, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है 0.6, ठीक है। ये 0.6 कैसे आता है, हमने 0.36 का स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। इस तरह से इसका स्क्वायर रूट लेना है, इसका भी स्क्वायर रूट लेना है, ये 0.6 आ जाएगा और ये NO2 आ जाएगा, ये यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 0.6 आ जाएगा। अब हम इसको क्या लिखेंगे कि आप देखें 1 और 6 जो है वो एक दूसरे से कंपेरेबल हैं। तो दिस शोज दैट द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज प्रेजेंट इन एप्रिशिएबल अमाउंट्स एट इक्विलिब्रियम, सो नाइदर फॉरवर्ड नॉर रिवर्स रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, यानी कंप्लीट कोई भी नहीं होता और दोनों की अमाउंट जो है वो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ राउट्स लॉ, गिव इट्स टू स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स करवा देनी है क्योंकि आगे फर्दर डिफरेंट पेपर्स में राउट्स लॉ की तीनों स्टेटमेंट्स के बारे में पूछा जाता है, तो हम यहाँ पर ही कर लेंगे ताकि जो है वो नेक्स्ट जो है हम उसको दोबारा से रिपीट ना करें, ठीक है। तो राउट्स लॉ सबसे पहले है क्या, इट स्टेट्स दैट व्हेन अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट है, अब हमने इसको देखना है कि इसको ये किस तरह से कहा जा रहा है। मतलब ये हमारे पास पहले एक सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, इसका वेपर प्रेशर है, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0 होता है और जब हम उसके अंदर कोई ना कोई सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, ठीक है, कोई ना कोई हमने उसके अंदर सॉल्यूट ऐड कर दिया है तो उसका वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन P हो गया है, ठीक है। तो अब वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सोल्यूशन का टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, यानी आपने जितना सॉल्वेंट डाला, ठीक है, इसके अंदर जितना सॉल्वेंट है, ठीक है, इसके अंदर जितना सॉल्वेंट होगा उतना ही वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन है। यानी सॉल्वेंट अगर ज़्यादा है, आपने सॉल्यूट थोड़ा डाला है और सॉल्वेंट ऑब्वियसली बात है ज़्यादा होगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन भी जो है वो ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आपने सॉल्यूट इतना ज़्यादा कर दिया है कि सॉल्वेंट का जो है वो मोल फ्रैक्शन कम हो गया है तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन भी कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बन किससे रहा है, सॉल्वेंट की वजह से ना, तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन भी ज़्यादा होगा। तो इस लिहाज से आपने लिखा कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट के, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वालिटी का लगाएंगे और साथ कांस्टेंट लगाएंगे। कांस्टेंट है हमारे पास P0 जो कि हमारे पास है वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अच्छा, अब एक बाइनरी सोल्यूशन का मतलब होता है कि जिसमें हमारे पास दो आपने सॉल्वेंट मिक्स करके तो सोल्यूशन बनाया हुआ है, ठीक है, दो लिक्विड्स मिक्स करके सोल्यूशन बनाया हुआ है। तो उसमें हमारे पास बाइनरी सोल्यूशन में हम दोनों का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों के मोल फ्रैक्शन जो है जब इक्वल करें, उनको ऐड करें तो 1 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर हमने सॉल्वेंट फाइंड आउट करना है तो 1 में से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट माइनस कर दें, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर x1 की जगह पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 - x2, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, हम इस P0 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, P0 - P0 x2। अब आपने क्या करना है, P0 को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाना है, ठीक है, वो माइनस हो जाएगा और इधर हमारे पास -P0 x हो गया। तो अब आप इस माइनस को ख़त्म करने के लिए पूरी होल इक्वेशन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाता है, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और P0 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने P0 माइनस हो गया,
सॉरी पी माइनस हो गया, ठीक है। तो आपने पी नॉट में से पी माइनस कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से। और फिर ये डेल्टा पी। अब वैसे भी आपको पता चल गया कि जब प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि उसकी सरफेस के ऊपर सारे के सारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं और जल्दी जल्दी से वेपर्स में जाते हैं और ज़्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब सोल्यूशन बन जाता है तो उसकी सरफेस के ऊपर सॉल्यूट पार्टिकल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ज़्यादा होगा और सोल्यूशन का कम होगा, तो ज़्यादा में से स्मॉल चीज़ जो है वो माइनस की जा सकती है। तो ये आपके पास डेल्टा पी आ जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी नॉट x2। यानी अब आपके पास ये जो है वो पहले तो आपकी जो स्टेटमेंट थी वो वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन और मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट की टर्म में थी, लेकिन अब इसको आप जो है वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की टर्म में भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। Raoult's law can also be defined as lowering in vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of the solute, ठीक है। यानी पीछे जो हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था वो ये था, ठीक है। ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, और अगर हम प्रोपोर्शनल इक्वल का साइन और कांस्टेंट हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन क्या है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। अब ये देखें ये x2 है सॉल्यूट, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट होगी राउट्स लॉ की। और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, लास्ट में थर्ड स्टेटमेंट इसकी क्या है, द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का वर्ड नहीं यूज़ हुआ, इक्वल का यूज़ हुआ है, ठीक है, कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो सबसे पहले हमने जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो डिराइव की थी उसको लिख लें, ठीक है। अब रिलेटिव लोअरिंग कैसे होती है, यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को पी नॉट यानी प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ जाता है, यानी पी नॉट को हमने दूसरी तरफ डिवाइड कर दिया तो ये इक्वल आ गया, ठीक है। अब आपको इक्वल ईजिली कह सकते हैं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स आपने ईजीली कर लिए हैं। पहला वाला सॉल्वेंट की फॉर्म में था और दूसरे दोनों जो हैं वो सॉल्यूट की फॉर्म में थे, ठीक है। और प्रोपोर्शनलिटी का जो है वो साइन जैसे कि आपने यहाँ पर था P इज इक्वल्स टू P नॉट और x1, ठीक है। तो जब हमने इक्वल और कांस्टेंट हटाया तो वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। और हमने जब x की जगह जो है वो x2 को रिप्लेस किया पूरा स्टेप्स करके, तो फिर हमारे पास क्या आ गया कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल और कांस्टेंट हटाएं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। और रिलेटिव लोअरिंग करनी है तो उसको हमने P को नीचे डिवाइड कर दिया, उसको ख़त्म नहीं किया, इक्वल को भी ख़त्म नहीं किया। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स आपको आनी चाहिए और इनको डिराइव करना भी आना चाहिए। और ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ना, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे भी फ़र्क पड़ेगा और प्योर जो सॉल्वेंट है उसके वेपर प्रेशर पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। एज अ होल जो है वो टर्म के ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग जो है वो इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर से, लेकिन सिंपल लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी डेल्टा P जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो स्टूडेंट्स हमारे पास बैलेंसिंग इक्वेशन के दो ही मेथड्स हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो 2013 के फर्स्ट पेपर में हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड किया था और अब ये जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आ रहा है। तो हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं। आपके पास इक्वेशन गिवन है, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल द एटम्स इन द इक्वेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपने इन सब का लिखना है। तो जो फ्री स्टेट में होते हैं एलिमेंट्स उनको हम 0 लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ब्रोमीन है, ब्रोमीन ने अपने ही एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है तो ये फ्री स्टेट में, ठीक है। और फिर हमारे पास आ जाता है +1, हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है। और इसको एज अ होल बैलेंस करने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप है उसके ऊपर भी +1 आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम के ऊपर +1, ब्रोमीन के ऊपर -1,
और एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है और 3 के ऊपर क्या कितना हो जाएगा -6, ठीक है। और सोडियम का हमें पता है +1 होता है। तो अब बैलेंस करने के लिए हमें ब्रोमीन के ऊपर कितना डालना है +5, ताकि ये एज अ होल +6 -6 से बैलेंस हो जाए, ठीक है। और एज अ होल NaBrO3 जो है वो न्यूट्रल हो। वाटर में भी एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है और वाटर हाइड्रोजन के ऊपर +1 और 2 हाइड्रोजन के ऊपर +2, उसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन के ऊपर -2। तो ये आपने सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स लगा ली हैं। और यहाँ पर आपने अब जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी चेंज हो रही है, ब्रोमीन जो है वो यहाँ पर 0 में है और यहाँ पर -1 में और यहाँ पर +5 में, ठीक है। ब्रोमीन की चेंज हो रही है और ऑक्सीजन की भी नहीं चेंज हो रही, ये भी 2 है, ये भी 2 है, हाइड्रोजन भी +1 है, ये भी +1 है, सोडियम भी +1 है, ये भी +1 है। तो सिंपल ब्रोमीन की ही चेंज हो रही है। तो अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर ब्रोमीन एक ही मॉलिक्यूल है और यहाँ पर 2 जगह पे है, यानी यहाँ रिएक्टेंट्स में एक जगह पर है और प्रोडक्ट्स में ये 2 जगह पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपने क्या करना है, रिएक्टेंट्स में भी ब्रोमीन को 2 टाइम्स लिखना है, ठीक है, डबल कर देना है उस रिएक्टेंट को। तो अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई एलिमेंट्स अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ब्रोमीन जो है वो 0 से -1 पे भी जा रहा है और 0 से +5 में भी जा रहा है, तो इसलिए हम इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, राइट ब्रोमीन ट्वाइस इन रिएक्टेंट्स, ठीक है। थर्ड क्या है इसका, ड्रॉ अ ब्रिज बिटवीन द सेम एटम्स हुज ऑक्सीडेशन नंबर हैज़ चेंज्ड एंड ऑल्सो राइट इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन, ठीक है। पहले तो आप ब्रिज बना लें, यानी 0 से ये जा रहा है -1 में, ये हमने ब्रिज लगा दिया और एक ब्रोमीन जो है वो क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। एक ब्रोमीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास एक ब्रोमीन तो नहीं है ना, यहाँ पर हमारे पास 2 ब्रोमीन्स हैं, ठीक है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 और ये टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और यहाँ पर भी हमें जो है वो 2 ब्रोमीन शो करने हैं, तो जिसकी वजह से हम यहाँ पर कोएफिशिएंट जो है वो 2 लगाएंगे, ठीक है। अब यानी आपने ब्रिज ड्रॉ किया बिटवीन द सेम एटम्स हुज ऑक्सीडेशन नंबर हैज़ चेंज्ड और हमने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन भी बताने हैं। अब दूसरा हम जो है वो दूसरे ब्रोमीन पे लगाएंगे, ठीक है, वो यानी वो 0 से किस पे जा रहा है, +5 पे जा रहा है, ठीक है। उस पर भी हमने ब्रिज ड्रॉ किया। अब यहाँ पर हमें ये पता है कि एक ब्रोमीन जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस में जा रहा है, यानी एक ब्रोमीन 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ब्रोमीन तो नहीं है, यहाँ पर हमारे पास 2 ब्रोमीन्स हैं। तो आपने क्या करना है, 2 को जो है वो यानी 5 एक ब्रोमीन 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स के साथ 2 को मल्टीप्लाई भी करना है आपने, तो वो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर तो ये ठीक हो गया, बैलेंस हो गया, यहाँ पर भी ठीक हो गया, बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पर एक ब्रोमीन है तो आपको यहाँ पर भी 2 लगाना है, ठीक है, ताकि ये जो है वो ब्रिज के बिल्कुल स्टार्टिंग यानी लेफ्ट और मिडल में इलेक्ट्रॉन्स और राइट पे जो प्रोडक्ट है सब के सब आपस में बाय मास एंड बाय चार्ज जो है वो बैलेंस होने चाहिए, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर भी 2 ऐड कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप 4, इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट ब्रिज में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड ब्रिज में 10 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब कि ऊपर वाला जो ब्रिज है उसमें हमें उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 ही आ जाएगा और ये 10 बन जाएगा और ये यहाँ पर भी 10 बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वलाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, अब हम जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को हम ब्रोमीन के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी, ब्रोमीन के साथ भी, और यहाँ पर भी जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है वो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको 10 में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये सारा का सारा अब बैलेंस हो गया, अब इलेक्ट्रॉन्स गेन एंड लॉस बैलेंस हो गए हैं। अब हम इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन इक्वलाइज हो गए हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, बैलेंस करनी है इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करनी है, जब इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन बैलेंस हो जाएंगे तो जिन यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पे आपने ये लगा दिया ना एरो, तो उनकी कोएफिशिएंट्स अब आप चेंज नहीं कर सकते। या तो अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का कोएफिशिएंट चेंज हो सकता है और वाटर का चेंज हो सकता है, ठीक है।
बाकियों के चेंज नहीं हो सकते, बाकियों के जैसे ये यहाँ पर 5 लिखा गया है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 2 है, ये अब चेंज नहीं हो सकता। तो अब आप देख लें यहाँ पर यानी ब्रोमीन हमारे पास 2 थे ना, ठीक है, तो हमारे पास ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब ये हमारे पास इक्वेशन थी 4th स्टेप के बाद, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर का कोएफिशिएंट चेंज हो सकता है, बाकियों का नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसमें अब हमने देखना है कि जैसे सोडियम को देख लें, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा सोडियम देख लें, यहाँ सोडियम 10 है और यहाँ 2 है, ठीक है, 12 है। तो अब आप सोडियम यहाँ पर 12 जो है लगा सकते हैं, ठीक है। और साथ ब्रोमीन देख लें, ब्रोमीन जो है वो आपके पास कितने हो गए, यहाँ पे 10 और ये 2 12 हो गए हैं। तो यहाँ 5 2 ज़ा 10 11 12, ब्रोमीन भी 12 हैं, सोडियम भी 12 हो गए हैं, ठीक है। तो अब आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रह गए हैं। अब आप ऑक्सीजन बैलेंस कर लें और एट द एंड हाइड्रोजन खुद ही बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर 12 हैं, यहाँ पर 12 ऑक्सीजन है और यहाँ पर हमारे पास जो है वो 3 2 ज़ा 6 और 1 7, ठीक है, 7 ऑक्सीजन हैं। तो यहाँ पर यानी 6 है, ये 3 2 ज़ा 6 और प्लस ये 7। लेकिन अगर हम इसको 1 की जगह यहाँ पर 6 कर दें, ठीक है, ये 1 ना हो, ये 6 हो, तो 6 और 6 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंस्पेक्शन मेथड में हमने पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किया और फिर हाइड्रोजन जो है वो खुद से ही बैलेंस हो जाएगा। तो अब आपने फाइनली जो है इनको, ये जो अलग अलग से लिखे हुए हैं 5 ब्रोमीन और 1 ब्रोमीन, इनको इकट्ठा करके लिख सकते हैं और ये आपके पास फाइनल बैलेंस हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज एनोड व्हेन कनेक्टेड विद कॉपर इलेक्ट्रोड बट एज कैथोड व्हेन विद जिंक इलेक्ट्रोड, वाई। तो असल में देखें ये इनकी रिडक्शन पोटेंशियल्स होती हैं। हाइड्रोजन यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है शी, ठीक है, उसकी हमने रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो 0 ली हुई है। तो अगर हम इसके साथ कोई ऐसी मेटल अटैच करते हैं जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल इससे हाई है, ठीक है, तो यानी पॉजिटिव 0.1 या जितनी भी है, ठीक है, तो उसकी रिडक्शन होगी और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन होगी। लेकिन अगर कोई ऐसी हम मेटल इसके साथ अटैच करें कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल लो है, यानी -0.1 अगर है, तो फिर क्या होगा कि हाइड्रोजन की रिडक्शन होगी और उस मेटल की ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल्स डिसाइड करती हैं कि कौन जो है वो रिडक्शन करेगा और कौन ऑक्सीडेशन करेगा। As the oxidation and reduction potentials of standard hydrogen electrode is taken as 0, electrode having higher reduction potentials will undergo reduction and electrodes having low reduction potentials will undergo oxidation। ये दोनों बातें बताने के बाद फिर आपने बताना है कि जब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कपल करते हैं विद कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है, अब कॉपर इलेक्ट्रोड की आपने बतानी है रिडक्शन पोटेंशियल कितनी है, हैविंग हाई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ प्लस 0.34 वोल्ट, ठीक है। अब देखें हाइड्रोजन की 0 है रिडक्शन पोटेंशियल और कॉपर की 0.34 है। इसका मतलब है कि कॉपर इलेक्ट्रोड विल अंडरगो रिडक्शन एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आप कॉपर की रिडक्शन शो कर दें, उसमें वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है और सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, और एनोड पे जो है वो यानी ऑक्सीडेशन शो होती है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन शो कर दें कि हाइड्रोजन जो है वो लॉस कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स और H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी तरह से जिंक का इसका ऑपोजिट हो जाएगा, व्हेन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज कपल्ड विद जिंक इलेक्ट्रोड हैविंग लो रिडक्शन पोटेंशियल। अब इनकी रिडक्शन पोटेंशियल यानी कॉपर और जिंक की तो आपने याद ही करनी है, क्योंकि डायरेक्ट इस तरह से भी आ जाता है कि कॉपर और जिंक का जो है ना गैल्वानिक सेल एक्सप्लेन कर दें, तो उसमें भी आपको जो है वो इनकी रिडक्शन पोटेंशियल आएंगी ही, तो आप जो है वो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसकी -0.67 वोल्ट है, दैट इज़ लो देन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देन जिंक इलेक्ट्रोड विल अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विल अंडरगो रिडक्शन। तो अब जो हम रिडक्शन हो रही है वो हमने हाइड्रोजन की शो की है कैथोड के ऊपर, यानी 2H प्लस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके H2 गैस में जाएंगे, और जिंक जो है वो ऑक्सीडेशन शो करेगा, Zn+2 में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और वो एनोड पे होगा ये रिएक्शन, ठीक है। तो ये सिंपल सा था। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने 2014 के सेकंड पेपर का सेक्शन बी कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है, और नेक्स्ट में हम सेक्शन सी डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। थैंक यू।